हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एक और कंसेप्चुअल वीडियो के साथ में। पिछले वीडियो में आपके इंटरेस्ट को देखकर आई फील मोटिवेटेड टू मेक वन मोर वंडरफुल कंसेप्चुअल वीडियो। आज मेरा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। आज मैं आपके लिए बहुत आसान, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, आमतौर पर अगर हम कोई वर्ब को यूज़ करते हैं, उसके साथ में एक और वर्ब को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उस वर्ब को दो तरह से जोड़ा जाता है। मेन वर्ब के साथ में जब हम कोई दूसरे वर्ब को जोड़ना चाहते हैं तो हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो। कभी कभी हम मेन वर्ब के साथ में दूसरे वर्ब को जोड़ने पर आईएनजी फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव गोइंग टू द सिनेमा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने हैंड पिक किए हैं आपके लिए कुछ वर्ब्स जो आमतौर पर बहुत पॉपुलर हैं और हम उनको फ्रीक्वेंटली यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें उनको यूज़ करने के लिए बहुत केयरफुल होना पड़ता है। कभी कभी हमें एक ट्राइंग सर्कमस्टेंस से गुजरना होता है। सिचुएशन बहुत ही डाइसी हो जाती है कि हम किस तरह से उनको यूज़ करें। हम एक कन्फ्यूजन में रहते हैं, एक डिलेमा में रहते हैं। आज मैं आपके उस डिलेमा को, उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा और आपको एक कंसेप्चुअल आइडिया दूंगा, उनका मतलब बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा और आपको सेंटेंस बनाकर भी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। बिना कोई एक लम्हा हम नहीं यहाँ पर ख़राब करेंगे, बल्कि हम सीखेंगे और सिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा, अगर आप इस वक्त कोई काम कर रहे हैं, काइंडली लीव दैट ऑफ एंड आस्क द अदर पीपल टू जॉइन यू and request them, invite them to get glued to this video. Learn as much as possible and spread the light of education to others. So let's get started. दोस्तों, सबसे पहला मैंने आपके लिए जो वर्ब चुना है वो वर्ब है forget। जी हाँ, forget। forget के साथ में आमतौर पर हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। अगर हम forget के साथ में इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है to not remember। अगर मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप forget के साथ में इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है not remember, कि आप किसी चीज को याद नहीं रख पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं आई एम सॉरी आई forgot to call you। आई एम सॉरी आई forgot to call you। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कॉल करना भूल गया। आप ये भी कह सकते हैं, excuse me, I'm sorry, I forgot to lock the door yesterday। I forgot to lock the door yesterday। तो forgot के साथ में, forget के साथ में इन्फिनिटिव का यूज किया तो उसका मतलब हुआ not remember। अगर आप forget के साथ में gerund का यूज करते हैं, यानी verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं, तो क्या मतलब निकलता है? तो दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप यहां पर, अगर forget के साथ में आप ing फॉर्म का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है not recall, not recollect। आप बीते बात को, जो हो चुकी है पास्ट में, उसको recollect नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपनी प्रेजेंट मेमोरी में आज याद नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको पुल बैक नहीं कर सकते हैं। आप वहां पीछे जाकर और उसको लेकर अब यहां नहीं आ सकते हैं, याद ही नहीं कर पा रहे हैं आप। Not recall or not recollect। For example, I will never forget winning my first gold medal। I never forget winning my first gold medal। She'll never forget topping the university। My mother will never forget purchasing her new car। My mother will never forget purchasing her new car। You will never forget। आप भी कोई सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं you will never forget playing for India। Imagine you are a cricketer and you played a match for India for the first time। You will never forget playing for India for the first time। I will never forget
hitting the ball and sending it out of the stadium. मैं भी कभी नहीं भूल सकता हूँ जब मैंने पहली बॉल खेली थी और मैंने पहली बॉल पर ही 6 लगाया था। मैं क्रिकेटर था, मैं नहीं भूल पाऊंगा। My brother will never forget constructing his new house. It means बात पीछे की है और आप उसको आज भूल नहीं पा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं I never forget winning my first gold medal. मैं अपने पहले गोल्ड मेडल को मैं जीता था, वो लम्हा मैं कभी नहीं भूलता हूं। आप कह सकते हैं He never forgets acting in his first movie. वो अपनी पहली फिल्म में काम करने को कभी नहीं भूलता। The child never forgets pedaling the bicycle for the first time. The child never forgets pedaling the bicycle or riding the bicycle for the first time. बच्चे ने वो बाइसिकल पहली बार चलाई थी, वो कभी नहीं भूलता है। अगर मैं बोलूं कि मैं पहली बार जब ट्रेन में सफर किया मैं उसको भूल नहीं पाता हूं। I just can't forget. I just can't forget. I just can't forget. You know, traveling by train for the first time. I just can't forget traveling by air for the first time. I never forget going to hills in December. I never forget taking a shower in my first house. तो ये बहुत सारी चीजें हैं। I never forget writing my father the first letter. So you can make any kind of sentence. So, एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए। अगर आप forget के साथ में infinitive को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है not remember। अगर आप यूज करते हैं forget के साथ में ing फॉर्म को, उसका मतलब होता है not recall, not recollect। दूसरा एक वर्ब लेते हैं remember। remember के साथ में अगर आप infinitive का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और to के साथ में यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब निकलता है not forget। जैसे आप बोलें आप भूलते नहीं है किसी काम को करने के लिए, यानी कि प्रेजेंट की बात आप कर रहे हैं या पास्ट की बात करें, किस तरह से इसको एक बार समझ लीजिए। ये पहले की तरह बिल्कुल नहीं है। I remember to lock the door every day। आप भूलते नहीं है, not forget। I remember to lock the door every day। अगर आप भूल जाते हैं तो आप कह सकते हैं I don't remember to lock the door every day। I don't remember to give my report to the manager every day। मैं अपने मैनेजर को रोजाना रिपोर्ट देनी होती है, इस बात को मैं भूल जाता हूं। She remembers to tell me what she does every day। He remembers to tell me what he does every day। My mother remembers to cook something sweet every day। So these kind of I don't remember, my brother remembers to give medicine to my father every day। I remember to set my alarm every day। तो अगर आप remember के साथ में आप infinitive का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है not forget। आप कोई सेंटेंस ले सकते हैं जैसे उसको कॉल कर देना, उसको कॉल करना याद रखना, उसको कॉल करना याद रखना, यानी कि तुम्हें उसको कॉल करना है, उसको याद रखना। Remember to call him tonight। Remember to call him tonight। उसको शाम को तुम्हें कॉल करना है, इस बात को याद रखना। Remember to come home early। इस बात को याद रखना। आप घर से जा रहे हैं, आपके पापा ने कहा या आपके किसी रिलेटिव ने कहा याद रखना जल्दी आ जाना। Remember to come early। Remember to come early। Remember to be safe। Remember to be safe। तो आप इस सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं। तो remember के बाद में आप अगर infinitive लगाते हैं not forget। remember के बाद में अगर आप ing फॉर्म लगाते हैं तो वो आपको recall का सेंस देती है। आप recall का मतलब निकालते हैं उससे, recollect का मतलब निकालते हैं। For example, I remember winning my first gold medal। I remember meeting Mr. Chandra for the first time। अगर आप कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं
तो उनसे मिलना आपको याद, उनसे मिलना आप कभी भूलते नहीं है। आई रिमेंबर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई रिमेंबर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई रिमेंबर आस्किंग हिम अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि मैंने उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछा था, ये मुझे आज भी याद है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं आई रिमेंबर ट्रैवलिंग टू शिमला। एक बार मैं शिमला गया था। आई रिमेंबर ट्रैवलिंग टू शिमला इन विंटर। आप उसको बोल सकते हैं आई रिमेंबर टेकिंग माई IAS एग्जामिनेशन इन 2006। शी रिमेंबर्स टॉकिंग टू मी in the train. He remembers planting a sapling in the garden. My father remembers giving me 1 lakh rupees. The government remembers inaugurating a new hospital. The minister remembers inaugurating a new hospital. You remember, one of you remember constructing your first house. He remembers constructing his first hospital. A doctor remembers operating on the patient for the first time. I remember being a student in 2004. तो ये सारे जो सेंटेंस हैं इनको रिकॉल की सेंस हम देंगे। रिमेंबर के साथ में आईएनजी फॉर्म रेकलेक्ट और रिकॉल का सेंस देता है। तो हमने पहला किया फॉरगेट, दूसरा किया हमने रिकॉल। आइए तीसरा हम लेते हैं कि अगर हम कोई वर्ब लेंगे, तो मैंने एक यहाँ पे चुना है फ्रेज आपके लिए, और फ्रेज है गो ऑन। गो ऑन का वास्तव में जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को जारी रखना। तो अगर आप गो ऑन के साथ में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो उसका मतलब हम निकालते हैं कि आपने एक वैरायटी का काम किया है, या कहें कि इसका सेंस निकलता है तब, यानी कि उसने मेहमानों का स्वागत किया, उनको एक फूल भेंट किया और उनको तब वो कुछ और बताने लगा। यानी कि एक वैरायटी, एक आपको मोनोटोनस काम नजर नहीं आता, बल्कि एक काम नहीं होता, उसमें कुछ 2-3 काम हो जाते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। He welcomed us, उसने हमारा स्वागत किया। He welcomed us and went on to offer us some drink. He welcomed us and went on to offer some drink. आप सेंटेंस को फिर से सुन सकते हैं। He welcomed us and went on to offer us some drink. आप ऐसे बोल सकते हैं। आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं। He joined army. He joined army, became an officer, and went on to take the charge. Went on to take the charge. Went on to be the in charge, or went on to take the charge as the general. तो आगे इसमें एक्टिविटीज दिखाए जाते हैं। 2-3 एक्टिविटीज होती हैं अगर आप went on to के बाद में लगाते हैं इन्फिनेटिव। अगर आईएनजी लगाते हैं तो क्या केस होता है? आईएनजी लगाते हैं तो उसका मतलब है कंटिन्यू, एक ही काम के बारे में बात चल रही है। जैसे he went on talking for hours. He went on talking for hours. वो लगातार घंटों बात करता रहा। He went on telling me about his story. She went on shedding tears. She went on shedding tears. वो आंसू बहाती रही। He went on reading the novel for hours. They went on looking at us with. They went on looking at us with surprise. The child went on watching the television. देखता रहा वो टेलीविजन। तो आप went on के साथ में अगर लगाते हैं इन्फिनेटिव तो मतलब होता है then, यानी कि उसमें 2-3 काम आपको नजर आते हैं और आखिरी में एक काम नजर आता है कि उसका कल्मिनेशन क्या हुआ।
उसका जेनिथ क्या हुआ, और अगर आप उसके हाथ में आईएनजी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है उसका मतलब होता है कंटिन्यू। अगला मैंने वर्ब लिया है आपके लिए और ये वर्ब है मीन, MEAN। अगला वर्ब मैंने लिया है मीन। आइए वर्ब के बाद में इसके बारे में समझते हैं कि अगर इसके साथ में इन्फिनेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए इन्फिनेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इंटेंड टू, यानी कि आप चाहते हैं किसी चीज को करना। वांट टू से अलग होता है इंटेंड टू, इसमें इंटेंशन होता है आपका। इंटेंड टू, फॉर एग्जाम्पल, she means to open her own shop. She means to open her own shop. It means she intends to open her own shop. He means to see you today. He means to see you today. It means he intends to see you today. अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। He does not mean to open a new factory. It means he does not intend to open a new factory. I do not mean to take any examination. I do not intend to take any examination. तो intend to मतलब होता है अगर मीन के साथ में इन्फिनेटिव को लगाते हैं। अगर मीन के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा, एक सेंटेंस बनाते हैं। इमेजिन करिए आप एक पायलट हैं और पायलट होने का मतलब क्या होता है। तो मैं बोलूं अगर इस तरह से, being a pilot means traveling a lot. Being a pilot means traveling a lot. अगर हम कहें यहां पर एक सेंटेंस बनाएं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बैंक के सामने, एटीएम पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, अगर उसका मतलब होता है एटीएम पर आप जब खाली हो, वहां पर जब आपके पास समय हो या वहां पर खाली हो जाए एटीएम, वहां पे थोड़ा सा रश कम हो, क्राउड ना हो सामने, तो आप वहां चले जाएं उस वक्त। लेकिन अगर आप घंटों खड़े हैं तो उसका मतलब है कि अपने टाइम को खराब करना। तो जब मीन के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो उसका मतलब होता है इन्वॉल्व होता है उसका मतलब। जैसे स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बैंक फॉर आवर्स, स्टैंडिंग इन अ क्यू in front of the bank, standing for hours in a queue in front of the bank means wasting your time. It means बैंक के सामने घंटों खड़े रहना, ये इन्वॉल्व है इसमें, ये चीज इसका मतलब होता है इन्वॉल्व करती है, ये आपको अपना टाइम खराब करना है। जैसे एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, वर्किंग एज ए मैनेजर मीन्स ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। एक मैनेजर के रूप में काम करने के अंदर इन्वॉल्व होती हैं चीजें, ये उसका काम इन्वॉल्व करता है, इन चीजों को शामिल होती हैं उसमें कि वो बहुत दूर दूर यात्राएं करेगा। वर्किंग एज अ CEO मीन्स ट्रैवलिंग 24/7। एक CEO के रूप में काम करने का मतलब है उसका काम जो इन्वॉल्व करता है, कौन सी चीजें उसमें शामिल है कि वो 24/7 ट्रैवलिंग करता रहे। वर्किंग एज अ टीचर मीन्स learning and educating the other people. एक टीचर के रूप में काम करने का मतलब है कि आप सीखते रहें और दूसरे लोगों को सिखाते रहें, यानी कि it involves learning and educating other people. So teaching job involves these things. अगर आप कहें कि एक कुक का काम क्या है, so working as a cook or a job of cook means making wonderful dishes and asking people to taste them. यानी कि कुक का काम है, उसका जॉब में वो इन्वॉल्व होती हैं चीजें कि वो शानदार डिश बनाए और लोगों को उसका स्वाद चखाए। तो आपने देखा अगर मीन के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग दिस वीडियो मीन्स क्या बताएं, आप बताएं, कुछ सेंटेंस बना सकते हैं आप, वहां सेंटेंस बनाइए। वॉचिंग दिस वीडियो मीन्स espousing wonderful concepts. इस वीडियो को देखने का मतलब यह है, वीडियो को देखने में जो इन्वॉल्व होंगी चीजें वो ये है
कि आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को स्पाउज यानी कि उनको इम्ब्रेस कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक सेंटेंस आप अपने पास से बना सकते हैं। तो कोई भी आप इन मीन के साथ में आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसका मतलब होगा इन्वॉल्व। आगे चलते हैं। मीन के बाद में हमने जो अपना अगला वर्ब लिया है, वो हमारा अगला वर्ब होगा रिग्रेट। और रिग्रेट कैसे हम उसके साथ में फॉर्म लगाते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। देखिए, रिग्रेट के साथ में आमतौर पर दो ही फॉर्म लगती हैं। पहली फॉर्म लगती है टू के साथ में इन्फिनेटिव लगाते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, रिग्रेट के साथ में अगर आप इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है बी सॉरी टू। बी सॉरी टू यानी कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं और आप सॉरी कर रहे हैं उस काम के लिए। आप थोड़ा सा अपने आप को बचा रहे हैं। यू आर सेविंग योर फेस, क्योंकि आप कुछ किसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं शायद, यानी कि आप सॉरी फील कर रहे हैं ऐसा करने में। जैसे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव फेल्ड द एग्जाम। आप एक बुरी बात बताने जा रहे हैं। आमतौर पर रिग्रेट बुरी बात के लिए ही किया जाता है। सो रिग्रेट के बाद में अगर आप इन्फिनेटिव लगाते हैं तो उसका मतलब हुआ बी सॉरी टू। I regret to inform you that you have failed the exam. I regret to inform you that you have been disqualified. I regret to inform you that you are not cut out for this job. I regret to inform you that you have missed the opportunity. तो आप किसी इंसान को कोई ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपको रिग्रेट करना होगा। You feel sorry. It means रिग्रेट के बाद में अगर आप इन्फिनेटिव लगाते हैं तो आप किसी अप्रिय बात के बारे में, अनप्लेजेंट बात करते हैं और आप महसूस करते हैं सॉरी टू दैट। अगर आप रिग्रेट के बाद में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो आप पास्ट की किसी बात के लिए अपने अफसोस को जताते हैं। पास्ट की किसी बात के लिए इट मीन्स यू फील सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड। यू फील सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। एक सेंटेंस लेते हैं। I regret making that mistake. I regret making that mistake. I lost my job. I regret making that mistake. I lost my job. You know, it cost me my job. I regret making that mistake. I lost my job. I regret talking to him. I regret talking to him. I regret talking to him. He spread the news to everybody. He spread my secret to everybody. He disclosed my secret to everybody. It means मैंने उसको बताया। I regret talking to him. I regret talking to him about my new job, and he, broke it out to everybody, and it became a wildfire. It became a talk of town. हर किसी को मालूम चल गया। इट मीन्स मुझे अफसोस है। सो रिग्रेट के बाद में अगर इन्फिनेटिव लगाएंगे तो सॉरी आप उसके लिए फील करते हैं, और रिग्रेट के बाद में आईएनजी फॉर्म आप लगाएंगे तो आप पीछे की घटना के लिए सॉरी फील करते हैं, जो पीछे घटना हुई है पास्ट में। फिर बोलता हूं, रिग्रेट के बाद में इन्फिनेटिव लगाएंगे तो आप किसी को कोई न्यूज़ देने जा रहे हैं और आपको खेद है, अफसोस है उसको देने में। लेकिन रिग्रेट के बाद में अगर आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जरन लगाते हैं, तो आप पीछे की घटना के बारे में सॉरी फील करते हैं। कोई एक हम सेंटेंस और ले लेते हैं आईएनजी फॉर्म के लिए। सेंटेंस है जैसे कोई बोलता है हमको, आई रिग्रेट straining my mind. I regret straining my mind. That job was useless. I regret straining my mind. मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया, वो काम तो बिल्कुल बेकार था, वो काम तो यूजलेस था, राइट? तो आप इस तरह से भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ और एक और हम वर्ब को लेते हैं। वर्ब है इस बार हमारा ट्राई। अगर आप ट्राई के साथ में इन्फिनेटिव लगाते हैं तो क्या उसका मतलब लगता है? अगर आप ट्राई के साथ में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो दोस्तों उसका मतलब होता है अटेम्प्ट। उसका मतलब होता है अटेम्प्ट। इट मीन्स आपने एक बार वो काम किया एंड यू डिड योर बेस्ट। फिर से बोलता हूं, ट्राई के साथ में इन्फिनेटिव लगाने पर उसका मतलब निकलता है
अटेम्प्ट किया आपने और आपने अपना बेस्ट वर्जन दिया, आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट किया। सेंटेंस हो सकता है he tried to win the prize, he tried to win the prize, or he tried to win the race, he tried to win the race, she tried to talk to me, he tried to speak to me, he tried to crack the exam, the teacher tried to come over to my home. It means he did his best. He tried to make a nuclear reactor. She tried to make a wonderful dish. She tries to make a wonderful dish. The teacher tries to come over to my home. I try to take a sip. तो ट्राई टू के बाद में अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो उसका मतलब है आपने एक अटेम्प्ट किया एंड डू वंस बेस्ट, आपने अपना बेस्ट किया। ट्राई के साथ में अगर आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है दोस्तों? उसका मतलब निकलता है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, डू समथिंग एज एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि आप उसको करते रहे। एक्सपेरिमेंट का मतलब है उसको बार बार करते रहे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी के घर पे जाते हैं और आपने एक बार दरवाज़ा खटखटाया, कोई बाहर नहीं आया, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया। देन यू ट्राई नॉकिंग एट द डोर। आपने एक बार दरवाज़ा खटखटाया, पहले नॉक, हेलो, आपने वेट किया, कोई नहीं आया। उसके बाद में आपने क्या किया, शायद कोई नहीं है, एक बार फिर से। देन यू ट्राई नॉकिंग एट द डोर। इट मीन्स आपने लगातार दरवाजा खटखटाया, आपने उस काम को लगातार किया। यू एक्सपेरिमेंटेड। कभी कभी आपका जो लैपटॉप है या कोई आपका डेस्कटॉप है, उसका जो कीबोर्ड है वो जैम हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो आप किसी से पूछते हैं क्या करूं फ़ोन पर, अरे भाई क्या करूं, मेरा लैपटॉप का ये की टॉगल की मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं कौन सा की को प्रेस करूं, क्या करूं, मैं ये वर्क नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल काइंड ऑफ डिसेबल हो गया है। तो वो कहता है ओके, ट्राई हिटिंग एंटर, ट्राई हिटिंग ऑल्ट डिलीट। आप दोनों को पकड़िए, ऑल्ट डिलीट, और या ये कहिए कि शिफ्ट ऑल्ट डिलीट। ट्राई हिटिंग डिलीट, ट्राई हिटिंग एस्केप, ट्राई हिटिंग द डोर, ट्राई कॉलिंग हिम। अगर आपको किसी ने कहा कि उसको जरा कॉल करो और उसको बुलाओ, ट्राई टू कॉल हिम, ट्राई टू कॉल हिम। और जब आप बोलते हैं ट्राई कॉलिंग हिम, ट्राई कॉलिंग हिम, इट मीन्स ट्राई कॉलिंग हिम, आप उसको लगातार कॉल करिए और कॉल मिलना चाहिए। तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं। एक सेंटेंस आपको बताना चाहता हूं। सेंटेंस है जैसे मैं कहता हूं आपसे कि आप वेट लूज करना चाहते हो, मैंने कहा ट्राई एक्सरसाइजिंग, ट्राई एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करते रहो, एक्सरसाइज करने का प्रयास करो, एक्सपेरिमेंट करो एक्सरसाइज के साथ में। ट्राई एक्सरसाइजिंग, यू मे लूज द वेट। ट्राई एक्सरसाइजिंग, यू मे लूज द वेट। ट्राई रीडिंग द बुक, you may get some work, you may get some wisdom. Try making some new dishes, you can become a cook, you may become a cook, you may understand how to cook. Try writing letters, you may write good letters. Try understanding the language of English, try understanding the language of English, you may succeed. Try watching my videos, you will get something wonderful. So try watching, try exercising, try doing, try hitting the ball, try hitting the keys, try calling him. It means ing form experiment करने के लिए हमको बताती है कि do something as an experiment, do it again and again and again and again and again. Right? चलिए आगे चलते हैं। अगला मैंने वर्ब आपके लिए चुना है stop। अगला वर्ब है stop, और stop के साथ में अगर आप इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए स्टॉप के साथ में बड़ा अच्छा केस बन जाता है। स्टॉप के साथ में जो केस बनता है वो आप ध्यान से सुनिएगा। स्टॉप के साथ में जब आप इन्फिनिटिव को लगाते हैं तो आप पहले स्टॉप वाले काम को करते हैं, पहले आप रुकते हैं और तब इन्फिनिटिव के काम को करते हैं। जैसे आई स्टॉप्ड टू पॉइंट
I stopped to point out something to you. I stopped to point out something to you. यानी कि मैं कोई काम कर रहा था, मैं रुका और मैं पॉइंट आउट करने की तरफ चला गया. इस मीन्स आप अपने एक काम को रोक देते हैं और दूसरे जो इन्फिनिटिव काम होता है उसको करते हैं. He stopped to buy some chocolates. वो कहीं जा रहा था अपने रास्ते पर, वो रुका और उसने अपने आप को रोका और रुकने के बाद में फिर वो चॉकलेट लेने के लिए दूसरे काम की तरफ चला गया. He stopped to call his friend. वो रुका, कोई भी काम जो वो पहले कर रहा था वो रुका और तब उसने दूसरा काम किया, अपने दोस्त को फोन किया. She stopped to listen to the call. वो रुकी, कुछ काम कर रही थी, कहीं जा रही थी या किसी और प्रोसेस में थी और काम में थी, रुकी और कॉल को सुनने के लिए उस कॉल को सुनने की तरफ चल पड़ी. He stopped to start a new business. वो रुका और अपने बिजनेस को शुरू किया. इनमें स्टॉप के बाद में इन्फिनिटी जब लगाते हैं तो आप you stop briefly to do something else. You stop briefly to do something else. My friend stopped to help the needy. कुछ लोग needy थे, जरूरत थी उनको और उसने उनको दिया. I and my friend were going to some place and on our way we saw some people who were shivering with cold. We stopped to help them with some blankets. And we happened to have some blankets. We stopped to help them with some blankets. यानी कि हम जा रहे थे, हम रुके, we briefly stopped and then we moved on to the other job. जो दूसरा काम था कि उनको हमने blankets दिए. We stopped to give them the blankets. We stopped to help them with blankets. तो जब आप stop के साथ में infinitive लगाते हैं, you stop briefly to do something else. For example, he stopped to drink. He stopped to drink some tea and then continued working. He stopped to drink some tea. आप बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, रोडवेज से जा रहे हैं, अपनी कार को खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, आप रास्ते में थक गए, आप रुके, आपने चाय पी और फिर आपने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया. राइट. अब चलते हैं स्टॉप के साथ में आईएनजी फॉर्म को. एक ही काम को आप रोक देते हैं, यानी कि जो दूसरा आईएनजी वाला काम है, जो आईएनजी फॉर्म काम दिखाती है, आप उसको रोक देते हैं. जैसे स्टॉप टॉकिंग. तो टॉकिंग, इस काम को आप रोक देते हैं, आप बोलना बंद कर देते हैं. स्टॉप फ्लाइंग, आप उड़ाना बंद कर देते हैं. ही स्टॉप्ड मूविंग, उसने चलना बंद कर दिया. शी स्टॉप्ड राइटिंग, उसने लिखना बंद कर दिया. एग्जामिनेशन हॉल में आपसे बोलते हैं, जब बहुत कम मिनट्स रह जाते हैं, बहुत कम समय रह जाता है, आपसे बोलते हैं स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कीजिए. स्टॉप शाउटिंग, यू शुड स्टॉप शाउटिंग. आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. He must stop shouting. He must stop monkeying around. इधर उधर बेहुदा हरकतें करना बंद करिए. राइट. अमेरिका की स्थिति में भी क्या है, उनको बोल दिया गया, ट्रंप को बोल दिया गया, stop behaving like a fool. राइट. Stop behaving like a fool. ये बेवकूफ की तरह बिहेव करना बंद करिए. Stop residing in the president's house. White House में नहीं रह सकते हैं. Stop residing in the White House. White House में रहना बंद करिए. Stop acting करना बंद करिए. You must stop acting. Right? तो आप उस काम को करना बंद कर देते हैं. Okay? आगे चलते हैं. अगला हमने वर्ड लिया है. अगला वर्ड हम लेना चाहते हैं सॉरी. एक फ्रेज है बी सॉरी. बी सॉरी यानी कि इज एम आर सॉरी हो सकता है, वॉज वर सॉरी हो सकता है. और बी सॉरी के बाद में हम टू जब लगाते हैं तो उसका मतलब होता है अपोलोजाइज
for a present action. Be sorry plus to. Apologize for the present action or for a present action. I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt. But can I ask you a question? I'm sorry to interrupt, but can I ask you a question? I'm sorry to stop you. I'm sorry to stop you, but can I take your pen, please? I'm sorry to ask you, but can I ask you a personal question? I'm sorry to chip in, यानी कि मैं आपको interrupt करना नहीं चाहता. I'm sorry to chip in, but can I warn you last time? I'm sorry to chip in, but can I warn you for the last time? It means be sorry. Infinitive का मतलब होता है to apologize for a present action. आज आप जो एक्शन कर रहे हैं या आपने जो किया है उसके लिए आप सॉरी, जो करने जा रहे हैं उसके लिए आप सॉरी बोल रहे हैं. Right? I'm sorry to warn you, but this is the last warning. I'm sorry to warn you this time, but after that, no more warnings. I'm sorry to warn you. I'm sorry to bother you, but it is essential. I'm sorry to bother the doctor, but we have an emergency. I'm sorry to bother. डॉक्टर सो रहे हैं ऑपरेशन करके और आपने कहा I'm sorry to bother you, doctor. There is an emergency case. Be sorry, infinitive. To apologize for a present action, right? अगर आप सॉरी के बाद में आप सॉरी के बाद में सॉरी फॉर यूज करते हैं और ing लगाते हैं तो क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं. जब आप सॉरी फॉर का यूज करते हैं, ing लगाते हैं तो क्या मतलब होता है? आप उसको मतलब निकाल सकते हैं कि apologize for an earlier action. Apologize for an earlier action जो पास्ट में हुआ था. आप किसी के ऊपर बहुत चीखे चिल्लाए और अब आप कह रहे हैं I'm sorry for shouting at you. I'm sorry for shouting at you. I'm sorry for keeping you waiting. Right? हालांकि यहाँ पर to लगता है I'm sorry to keep you waiting. I'm sorry for talking to you like that. I'm sorry for misbehaving with you. I'm sorry for warning you. I'm sorry for disqualifying you. Right? तो आप यहाँ पर इनको भी यूज कर सकते हैं. आइए अब आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को आपको मैं कुछ बताना भी यहाँ पर चाहता हूँ कि आप बहुत सारी इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं. किस तरीके से आप इन चीज़ों को समझेंगे, आप इनको बहुत अच्छे से जान सकते हैं. और कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूँगा. उनको देखने के लिए लगातार आप इनसे जुड़े रहिए. ये लेसन आपको कैसा लगा आप मुझे बताते रहिए और लगातार आप संपर्क में रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मुझे बताते रहिए. मैं आपके लिए एक छोटा सा कुछ और सेंटेंसेस इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ. थोड़े से सवाल और थोड़े से जवाब मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ. डू नॉट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. वेलकम बैक. दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देता हूँ और उस क्वेश्चंस के ऊपर आप और मैं दोनों सोचेंगे. यू एंड आई आर गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू. अगर यहाँ पर हम वर्ब लें लाइक और लाइक के बाद में हम ing और इन्फिनेटिव को यूज़ करें तो उसके क्या क्या मतलब निकल सकते हैं? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइक के बाद में अगर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करें और ing फॉर्म का यूज़ करें? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं आई लाइक टू एक्सरसाइज एवरी डे. आई लाइक टू एक्सरसाइज एवरी डे. तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? आपको ये सेंटेंस क्या दिखाता है? आई लाइक टू एक्सरसाइज एवरी डे. तो ये सेंटेंस आपको दिखाता है कि आप ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज़ अच्छी है और कोई चीज़ सही है करने के लिए. I like to go for a walk. I like to go for a walk. यानी कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ सही है. It means you think that something is good or right to do. I like to take salad at night. I don't take food. I don't take a meal. I don't take heavy food at night. On the contrary,
a salad at night. I like to take salad at night. It means you think कि सैलड को लेना इट्स अ गुड थिंग और इट इज राइट टू डू. तो अगर आप कहीं पे लाइक के साथ में इंफिनिटिव लगाते हैं, इट मीन्स यू थिंक इट इज अ गुड थिंग टू डू और इट इज अ राइट थिंग टू डू. अगर आईएनजी लगाते हैं तो आप क्या समझते हैं आप इसको कर रहे हैं? सीधा है, आप इसको जानते हैं पहले से. अगर आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं लाइक के साथ में तो इसका मतलब होता है कि आप उस एक्शन को इंजॉय कर रहे हैं. यू इंजॉय, और आपकी वो जनरल प्रेफरेंस हो सकती है. आपको मेरा एक पीछे का वीडियो याद आ रहा होगा जब मैंने आपको जनरल एंड स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस के बारे में बताया था. उसको जरूर देखिएगा और यहां से कनेक्ट कीजिएगा. तो आप जनरल प्रेफरेंस को बताने के लिए लाइक के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टेकिंग टी इन द मॉर्निंग. आई लाइक टेकिंग टी इन द मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट. तो आप ब्रेकफास्ट में, अपने ब्रेकफास्ट के दौरान आप क्या लेते हैं? आप चाय लेते हैं. आई लाइक टेकिंग अ टोस्ट विद अ कप ऑफ टी एट ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट में आप ये चीजें लेते हैं. आई लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. इट मीन्स यू इंजॉय टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. आपकी वो हॉबी सी बन गई है, आप उसको जनरल प्रेफरेंस में डालते हैं. आई डोंट लाइक सिटिंग साइलेंट somewhere. I don't like sitting silent in a hall where thousands of people are sitting. I don't like sitting silently. I like engaging with people. I like engaging with people. I like telling them about different things. I like talking about journalism, politics, and the military and external affairs and foreign affairs, foreign policies. I like talking about that. I like discussing the matter. I like discussing the political matter. She likes discussing the grave issues of our country. Right? तो आईएनजी फॉर्म आपको दिखाता है कि आप उसको एंजॉय करते हैं. इन्फिनिटिव फॉर्म आपको दिखाता है कि वो जो काम आपने लाइक के साथ में इन्फिनिटिव यूज किया है वो आपको दिखाता है कि आप समझते हैं इट इज ए गुड थिंग टू डू, इट इज ए राइट थिंग टू डू. आईएनजी फॉर्म दिखाता है यू एंजॉय डूइंग दैट. इट मीन्स इट इज योर जनरल प्रेफरेंस. एक और मैं आपको यहां पर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक वर्ब देता हूं, उसके साथ में आप मुझे बताइए क्या लग सकता है. सोच करिए, आप वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी कीजिएगा और सोचिएगा कि आम जिंदगी में हम उसको सुनते हैं तो कैसा उसको हमको लगता है. मैं आपको देना चाहता हूं, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि हम वुड लाइक के साथ में भी कोई चीज़ लगा देते हैं. वुड लाइक के साथ में इन्फिनिटिव का यूज़ कर लेते हैं. लाइक लगाएं और वुड लाइक लगाएं तो दोनों में क्या फ़र्क हो जाता है? देखिए, जब आप वुड लाइक लगाते हैं, वुड लाइक इज़ अ रिफाइंड एंड पोलाइट फॉर्म ऑफ वांट. कभी कभी आप किसी से सहायता मांगते हैं और आप लिख डालते हैं, कह डालते हैं, आई वॉन्ट यू हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प. यानी कि आप अथॉरिटी हैं और आप उनको सबऑर्डिनेशन में समझते हैं और आप समझते हैं आई वॉन्ट योर हेल्प. देखिए, आप जब किसी से हम्बली मिलते हैं, पोलाइटनेस दिखाते हैं, ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, तो कर्डसी दिखाते हैं अपनी, तो आपको वो एक्सप्रेस करना होता है. सो वांट का जो विद ह्यूमिलिटी फॉर्म है, पोलाइट फॉर्म है वांट का, वो है वुड लाइक टू. आई वुड लाइक टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट. आई वुड लाइक टू सी दिस मूवी. I would like to call you sir. I would like to seek your help. I would like to seek your suggestion. यानी कि want का एक जो authority tone है, bossy tone है, tone है, उसको हम थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा tone down करते हैं, उसको हम mellow करते हैं थोड़ा सा, और उसके अंदर humility लेके आते हैं would like to से. दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि afraid के बाद में आप अगर to लगाएं तो उसका मतलब क्या होगा? आपके लिए ये मेरा क्वेश्चन है. afraid के बाद में अगर to लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा?
दोस्तों afraid के बाद में जब आप to लगाते हैं तो उसका मतलब होगा the subject is unwilling to do something. The subject is unwilling to do something. Subject is unwilling to do something. afraid के बाद में अगर आप to लगाते हैं, आमतौर पे afraid के बाद में ing लगता है अगर कोई वर्ब आती है, लेकिन afraid के बाद में to लगाएं तो होता है subject is unwilling to do something. For example, he is afraid to take the test in case he fails again. He is afraid to take the test in case he fails again. She is afraid to talk to him in case he shouts at her. I'm afraid to touch the wire. It may shock me. In case it may shock me. He's afraid to touch the water. He thinks water will pull him. ये जो चीजें हैं, so subject is unwilling to do that. Subject उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, वो unwilling है. इसका मतलब afraid to का यूज हो रहा है. be afraid to हम इसका यूज कर रहे हैं infinitive. अगर afraid of के साथ में ing का यूज करते हैं तो क्या मतलब होगा दोस्तों? क्योंकि आमतौर पे आपने afraid के साथ में to को ही देखा होगा, of को आपने देखा होगा. तो preposition है तो gerund form आना ही होता है. gerund form वहीं आता है जहां पे preposition होती है. तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि जो subject है वो afraid है, और afraid वो इसलिए है कि जो ing फॉर्म लगाया जा रहा है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उससे कुछ हो सकता है. यानी कि जो सब्जेक्ट afraid है वो इस कारण से है कि जो ing फॉर्म आने वाला है उससे उसको कुछ, उसका डिस्क्रिप्शन, आने वाले खतरे का डिस्क्रिप्शन ing फॉर्म से दिया जाता है. जैसे आई एम afraid of falling, आई एम afraid of falling and hurting myself. I'm afraid of falling off the ladder. यानी कि मैं afraid हूं, जो fall मुझको दिखा रहा है वो मुझे आने वाले खतरे के बारे में बता रहा है. I'm afraid of breaking down in the middle of the speech. I'm afraid of breaking down in the middle of the speech. Right? कोई कह सकते हैं आपके, she doesn't want to ride the horse. She does not want to ride the horse. She does not want to ride the horse. Why? Because she is afraid of falling and hurting herself. It means जो ing फॉर्म है वो आपको उसको दिखा रहा है. ing फॉर्म ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सा खतरा, और उस खतरे से आप डरते हैं, उस डर से आप डर जाते हैं. वो बात है जो उससे आप डर जाते हैं. दूसरी तरफ जब हमने afraid के बाद में to लगाया था तो सब्जेक्ट unwilling था वो काम नहीं करने से. He is afraid to take the test in case he may fall again. He may fail again. Fail and fall, you know, little they rhythmic है, rhyming है उनके बीच में थोड़ा सा. तो आपको देखा कि afraid to के बाद में infinitive लगाते हैं. Subject is unwilling to do the action. Afraid of gerund form, ing form, it means जो gerund form है it shows you the danger that you are scared of or afraid of. Right? So if somebody says I'm afraid of scaling the mountain, I'm afraid of, he never likes to go to the hills, he's afraid of scaling the mountain and falling off the mountain. तो उसने ing form ने आपको वहां दिखाया. आप कह सकते हैं he's afraid of touching the wire. He's afraid of touching the wire, which is naked wire. He's afraid of touching the naked wire. It may hurt him. तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं. तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने आज gerund और infinitive के साथ में verb की कौन कौन सी फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसके अर्थ होंगे, उनके मीनिंग्स कैसे अलग अलग होते हैं, इस बारे में हमने पढ़ा. और आपका कोई और भी सवाल हो तो आप इस सवाल को मुझ तक भेजिएगा. इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इन सब वीडियो से कितना बेनिफिट उठाया.
Thank you so much for your time. You have a wonderful time ahead. Keep watching, keep sharing, keep telling your friends that you have got a wonderful video. And subscribe to the channel. Ask your friends, request them to subscribe to the channel and share it with their friends further. And do not forget to press the bell icon. Thank you so much. You have a wonderful time ahead. God bless you.